नमस्कार, नवीन विद्यापीठ महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट का फिजिक्स का पोर्शन आपके जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिक्स में 3 पेपर चलने वाले हैं। ठीक है, 3 पेपर कौन कौन से होंगे? पहला पेपर होगा मैकेनिक्स का, पहला मैकेनिक्स का, दूसरा चलेगा वेव और ऑक्सीलेशन का, तीसरा पेपर चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। बस ध्यान में ये रखना है अपने को, ये भी 50 नंबर का है, ये भी 50 नंबर का पेपर होगा और ये भी 50 नंबर का पेपर होगा। तीनों पेपर 50-50 नंबर के हैं। और आपका जो प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स में, प्रैक्टिकल कितने का होगा? 75 का। ठीक है, अपन जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो ये मैकेनिक्स वाली किताब, एमडीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड अपना कॉलेज। तो बेसिकली अपन जो प्रीफरेंस रहेगी वो एमडीएस के सिलेबस को फॉलो करना रहेगा। अपना पूरा का पूरा एमडीएस का जो सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट बीएससी पार्ट फर्स्ट का मैकेनिक्स पूरी की पूरी किताब अपन पूरी की पूरी अच्छे से एक हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी डेरिवेशन जो भी हैं अपने वो एकदम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं मैकेनिक्स की बुक से। ठीक है, तो आपकी जो पहली यूनिट है उसमें पहली यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका निर्देश तंत्र। कौन सा? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फिजिक्स में रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखो, हमें कोई भी पार्टिकल है फिजिक्स में, कोई भी कण है, उस कण की स्थिति बताने के लिए, पोजीशन, उस कण का वेग बताने के लिए और उसी कण का त्वरण बताने के लिए, एक्सेलरेशन, ये 3 चीजें डिसाइड करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इसलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना जरूरी है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बेसिक पार्ट है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स शुरुआत ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होती है। गति है उसका, वेग क्या है उसका, त्वरण क्या है उसका, ये सब बात की बातें हैं। पहले हम उसकी मोशंस, उसकी एक्सीलरेशन, उसकी पोजीशन किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो, जैसे माना कि ये कोई पार्टिकल है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, x एक्सिस के x, y और z। अगर हमें किसी t टाइम पर उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें एक चौथा कोऑर्डिनेट और t टाइम ये भी चाहिए होगा। क्लियर है? अब हम इस पार्टिकल के बारे में, मान लो उसकी जो पोजीशन है ये r, या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने माना r, ये r जो है वो फंक्शन है किसका? t का। हमें अगर पोजीशन उसकी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। कैसे? डिफरेंशिएट करके। अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट करके। मतलब इसका अवकलन करोगे भाई, स्थिति का अवकलन करोगे तो वेग आएगा, वेग का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? त्वरण आएगा। क्लियर है मेरी बात? स्थिति का अवकलन किया तो वेग, और वेग का अवकलन किया तो क्या आया? त्वरण। मतलब हमारे पास हमें केवल और केवल स्थिति पता थी, स्थिति से क्या आ गया था? वेग उसका पार्टिकल का, और वेग से क्या आ गया हमारे पास में? एक्सेलरेशन आ गया इसका। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत रिक्वायरमेंट है हमें। जैसे मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी पार्टिकल को डिसाइड करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। कैसे? अपन एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मतलब कोई
ट्रेन आ रही है किसी प्लेटफॉर्म, बहुत फेमस एग्जांपल है, कोई ट्रेन आ रही है तो जो ट्रेन में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पीछे जा रहा है, जबकि अगर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको क्या लगेगा कि ट्रेन आगे जा रही है, और वास्तव में क्या है कि ट्रेन आगे जा रही है। तो फर्क किस चीज का हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से बहुत चीजें बदल सकती है, आपका नजरिया है देखने का वो कैसा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो, जिस पार्टिकल के बारे में बात की जा रही है वो कहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हो। अगर ट्रेन में खड़े हो तो आपको लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है साहब, अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपको लगेगा साहब ट्रेन आगे जा रही है। बस फर्क केवल और केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना जरूरी है। अच्छा, हम क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करते हैं, क्यों हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इतनी रिक्वायरमेंट है, हम फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी क्या वजह है, क्यों फिजिक्स में बार बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है। साहब डेली यूजेज में क्या इसका उपयोग है, तो डेली लाइफ में बहुत उपयोग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जैसे मान लो आपका पूरा का पूरा जो जीपीएस सिस्टम है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होता है। आप जो वो जीपीएस आपको बताता है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ, आगे से 2 किलोमीटर बाद में डिस्टेंस पे आपको राइट रन लेना है, ये सब कुछ एक सबसे पहले एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड होता है, उसके बाद में ही आप ये चीजें बता सकते हो। तो आपका पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, इसलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। आपने जो देखा होगा कि हाईवेज पे जो गाड़ियां चलती है, तो जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं उनके हाईवेज के ऊपर एक पुलिस की पीसीआर खड़ी रहती है गाड़ी। वो गाड़ी क्या करती है कि ऑटोमेटिकली किसी कार की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेती है कि ये गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चल रही है साहब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने स्पीड ओवर कर दी, तो उसको पता किसे चला, उसको पता चला साहब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। पहले उसने अपना एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड किया, उसके बेसिस पे ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम निकालते क्या है, यही तो मैंने बोला, आप उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करोगे, आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, आप उसका एक्सेलरेशन बताओगे साहब, त्वरण क्या है उसका, आप उसका वेग कितना है उस गाड़ी का, उसकी पोजीशन क्या है उसकी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही चीजें। तो ट्रैफिक लाइट्स जो होती है, जो ट्रैफिक पुलिस में है, उन्हें बाकायदा पता होती है कि जो गाड़ियां लगी होती है वो चालान ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि ये नंबर है कार का, और वो ऑटोमेटिकली कि आपका स्पीड ओवर होगी। तो इस वजह से ट्रैफिक में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत यूज होता है साहब। और कहाँ यूज हो सकता है इसका, और आपके जो मौसम विभाग वाले हैं, मौसम विभाग वाले आपको बताते हैं कि साहब 5 दिन बाद में यहाँ पर इस जगह पे और इस स्पीड से एक तूफान आएगा, स्ट्रॉम आएगा, जो भी है ना, आंधी आएगी, बारिश आएगी, भारी बरसात होगी। तो वो तूफान का वो अंदाजा लगाना कैसे पॉसिबल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इतना इंपॉर्टेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम फिजिक्स में पढ़ते जरूर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या खास बात है, क्यों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें पढ़ना जरूरी है। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही आप किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सही लोकेशन, उसकी सही वेलोसिटी, उसका सही एक्सेलरेशन बता सकते हो। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि साहब उसकी क्या वेलोसिटी है। भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको एक रेफरेंस तो ढूंढना पड़ेगा ना, कि इसके बेसिस पे आप बात कर रहे हो, यहां खड़े होकर आप बात कर रहे हो, उसकी पोजीशन बता रहे हो, उसकी वेलोसिटी बता रहे हो, तो किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने डिसाइड करा है। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। कौन कौन से वो अपन पढ़ते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो बेसिकली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपन पढ़ना चाह रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स कितने हैं सब, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप है। कौन कौन से, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल और इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल, ठीक है। अब अपन बेसिक बातें करते हैं साहब कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय किसके बेसिस पे बोलते हो आप।
तो अपन बचपन में पढ़ के आए हैं 12th क्लास में कि साहब जो आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करे, एनालम जिसमें वैलिड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिनमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो उनको हम क्या बोलेंगे? अजड़त्व निर्देश तंत्र। अब क्यों अजड़त्वीय बोला, क्यों जड़त्वीय बोला, इसकी अलग कहानी है, ठीक है। अगर हम वो भी जानना चाहेंगे कि क्यों किसी भी रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वैलिड होते हैं और क्यों इसमें वैलिड नहीं होते, ये कहानी भी अपन सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन जो ये बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि अजड़त्वीय और जड़त्वीय में फर्क क्या होता है, ठीक है। पहले ये पढ़ना जरूरी है। तो देखो, जड़त्व निर्देश तंत्र का मतलब सीधा साग है। सीधा सा अगर मैं समझाऊं, 2 एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर कर सकता हूं आपके बेसिक बातें। कि आप मान लो किसी बस में बैठे हो, आराम से बैठे हो बस में, ठीक है। बस जो है रुकी हुई है, एक मान लो ये बस है, ट्रक टाइप की बस है कोई, ठीक है, और इसमें आप बैठे हो, आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। बस अभी रेस्ट में है सर, बस जैसे ही रेस्ट में है, आपने क्या किया, आपने अगर उस बॉल को ऊपर फेंका है, रुकी हुई बस है तो वापस वो बॉल आपके हाथ में आएगी। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में आ गई। दूसरी बात, अगर यही बस है, आपके हाथ में ये बॉल है, ठीक है, और अब अगर आपने इसको ऊपर फेंका है, लेकिन अब कहानी अलग है। अब ये एक v वेग से गति कर रही है और जो क्या है, कांस्टेंट है, समान चाल से 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, किसी भी स्पीड से जा सकती है, कांस्टेंट है उसकी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही उसकी। अब क्या कहानी होगी, अब अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका है तो भी वो आपके हाथ में आएगी वापस, अगर कांस्टेंट स्पीड। क्यों? क्योंकि जब आपने बॉल आपके हाथ में थी, आपने बॉल को जैसे ऊपर फेंका तो बॉल के पास में वही वेलोसिटी, मान लो अपन एक से मैं फॉर एग्जांपल में बात कर रहा हूं कि मैंने यहां पर मैंने मान लिया कि जो बस जा रही है वो जा रही है साहब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी की स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की। तो जैसे ही आपने क्या किया कि बॉल को अपने हाथ से, जब आप बस में बैठे हो, बस 20 मीटर की पर सेकंड से जा रही है, आप भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, और जो आपके हाथ में बॉल है वो भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। इसका मतलब तीनों की वेलोसिटी सेम है, तीनों समान वेग से जा रही है। आपने जैसे उसको ऊपर फेंका तो आपके हाथ से जब वो निकली है उस टाइम भी उसके पास 20 मीटर पर सेकंड आगे की स्पीड थी। तो जब आपने जितनी 2 सेकंड में या 1 सेकंड में जितनी ट्रेवल करी है उतनी वो बॉल करेगी। हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी और बॉल की समान है, तो वापस वो आपके हाथ में गिरेगी। लेकिन आपको एकदम लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन जो बाहर खड़ा व्यक्ति है, कोई अर्थ पे ग्राउंड पे खड़ा आदमी है, उससे अगर आप पूछोगे ना ये कहानी, अगर उससे पूछोगे, अर्थ पे खड़ा कोई आदमी है उससे पूछोगे, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो बॉल है वो ऊपर गई है और ये कहानी हुई है साहब। बाहर खड़े उसको क्या लगेगा कि देखो जैसे ही बॉल को छोड़ा है उसने, तो बॉल के पास में तो वेग है, और आपके पास भी बस में बैठे हो तो आपके पास भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो आप भी 20 मीटर से जा रहे हो और बॉल भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। लेकिन आपने इसको ऊपर फेंका है तो ये ऊपर भी जाएगी और साथ साथ में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी जाएगी। समझ में आ रही है कहानी? तो ये कहानी कुछ ऐसे दिखेगी। जो बाहर खड़ा आदमी है, बस के बाहर खड़ा आदमी है, उसको एकदम ये वाली कहानी दिखेगी। ये जो बॉल का पथ होगा वो ऐसे दिखेगा साहब, बिल्कुल ऐसे, इस हिसाब से पथ आएगा उसका। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बॉल जिस हिसाब से आपने फेंकी है, अंदर बैठा व्यक्ति है उसको एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉल हाथ से फेंकी, वापस हाथ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी न्यूटन्स के लॉ अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया कि थर्ड केस लेते हैं अपन, सेम बस ले ली मैंने, मान लो बैठे हो आप और वही गेंद आपके हाथ में है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम,
ठीक है, अब कहानी क्या होगी, अब कहानी थोड़ी सी हम बस की चेंज करते हैं, बस की कहानी थोड़ी सी चेंज करते हैं। जब आप बॉल छोड़ोगे, अब जो वेग है वो असमान है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब इसके पास त्वरण है, ये किसी त्वरण से गतिशील है। मतलब जब मान लो कि जब आपने बॉल छोड़ी उस समय तो मान लो 20 ही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना, 10 मीटर पर सेकंड। भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका मान लिया अपन ने, क्या है इसका एक्सेलरेशन है। अब आपने अगर बॉल फेंकी है ना ऊपर, तो वो जो बॉल है वो ऊपर जाने के बाद वापस आपके हाथ में नहीं आने वाली। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बॉल को जब आपने फेंका था, मान लो जब आप बॉल को आपने फेंका उस समय तो आपका 20 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जैसे ही बॉल ने आपके हाथ से छूट गई तो अब उसका वेग तो 20 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन नहीं है उसके पास, आपके पास एक्सेलरेशन है केवल। तो आपने तो 1 सेकंड, भाई त्वरण का मतलब क्या है पहले ये समझो आप। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 सेकंड में आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब 10 मीटर आपने और ट्रेवल कर लिया एक्स्ट्रा। सिंपल सा लॉजिक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, मतलब 1 सेकंड बाद आपका वेग कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड। गेंद का वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। वो आपके हाथ में तो नहीं आने वाली, पीछे की ओर गिरेगी। अब वहां कहानी समझ में नहीं आ रही। अगर आप बस में बैठे हो तो आपको लगेगा कि बॉल मैंने फेंकी ऊपर तो मेरे हाथ में वापस क्यों नहीं आई, वो पीछे कैसे गई। तो यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। न्यूटन का नियम जो आप लगाते हो F बराबर m में, यहां पर अप्लाई नहीं है ऐसा। क्लियर है मेरी बात। इसके लिए अगर आपको फिर भी लगाना है तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कौन सा है, अजड़त्वीय। कौन सा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा है, अजड़त्वीय। जबकि ये दोनों कौन से हैं, दोनों के दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रुका हुआ है, बिल्कुल इनर्शियल होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है तो भी कैसा होगा, तो भी जड़त्वीय होगा। लेकिन अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास में एक्सीलरेशन है, त्वरण है उसके पास में, ठीक है, वो एक्सीलरेट हो रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है साहब। वो कैसा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। आगे बात समझे मेरी। क्यों, क्योंकि इस आदमी को जस्टिफाई आप किसी तरीके से नहीं कर सकते कि बॉल वापस इसके हाथ में, ऊपर जाने के बाद में वापस बॉल इसके हाथ में कैसे नहीं है, नहीं समझ में आ सकता। बाहर खड़े हो तो आराम से क्लियर है ये चीज कि भाई बस की स्पीड बढ़ गई। अपन बाहर बैठे बैठे सोच सकते हैं कि भाई बस की स्पीड बढ़ गई और बॉल की स्पीड तो सेम ही है, लेकिन अगर आप बस में बैठे हो और तब आप एक्सेलरेट हो रहे हो साथ साथ में, तब आपको वो कहानी नहीं समझ में आने वाली पूरी की पूरी कि क्या घटना हुई है मेरे साथ में। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। न्यूटन का जो नियम है F बराबर m a, कि देखो F बराबर m a की सिंपल सी कहानी है। F बराबर m a का मतलब क्या है, लॉज वैलिड है या नहीं, इसका मतलब क्या है। F बराबर m a का सीधा सा मतलब है साहब, पहली कंडीशन ये कि अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो फोर्स भी 0 होना चाहिए, या फोर्स 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या निकल के आती है, दूसरी बात ये निकल के आती है अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब इस कहानी में तो फोर्स भी कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का मतलब। यहां पर अगर एक्सेलरेशन 0 है और आपका फोर्स 0 है, इसका मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन नॉन 0 है, फोर्स भी नॉन 0 है, फिर भी तो भी क्या है, न्यूटन लॉ। लेकिन कहानी अगर ऐसी कुछ हो गई कि आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, लेकिन आपने कोई फोर्स आपका 0, कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है साहब, यहां नहीं है वैलिड। ठीक है, यहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। इसका मतलब जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपने डिसाइड करा है वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, हम बोल देंगे साहब नॉन इनर्शियल है।
क्लियर है मेरी बात? सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, हम बोल देंगे साहब कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। रुका हुआ है तो भी कौन सा, जड़त्वीय है। अगर वो एक्सीलरेट हो रहा है, त्वरित है, इसका मतलब कौन सा है, अजड़त्वीय, नॉन इनर्शियल। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरे को 2 साल पहले की बात है कि किसी ने एक ने पूछा था मेरे से कि एक सवाल, बहुत प्यारा सवाल, देखना आप, कि सर अगर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मान लो एस माने मैंने माना, ठीक है, ये भी एक एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डेस, ये भी किससे जा रहा है, किससे जा रहा है, ए से, ठीक है। इसका भी एक्सेलरेशन ए है, इसका भी एक्सेलरेशन ए है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। भाई इसकी भी एक, इसका भी त्वरण ए, इसका भी त्वरण ए, तो सापेक्षिक त्वरण कितना है दोनों का, 0। अब हमें आप बताओ कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हैं, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, क्या कमेंट करेंगे? आप सोच के देखो कि भाई अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन अगर ए है, इसका भी अगर एक्सेलरेशन ए है, अगर दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम से जा रहे हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे कि ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? सिंपल सी बात, बताओ, सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ कि कैसे होने चाहिए दोनों के दोनों। भाई जड़त्वीय है या अजड़त्वीय? मैंने आपसे सिंपल सा पूछा सवाल, सिंपल सा, बताइए। देखिए मैं बताता हूं, जब अगर कोई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए से जा रहा है और ये भी ए से जा रहा है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। भाई आप कहां खड़े होके देखिए, मान लो कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हो, अब इस पार्टिकल पे क्या है, इस पार्टिकल पे कोई फोर्स लग नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, और इसका एक्सीलरेशन भी कितना, 0। इसका मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कैसा है, ये इनर्शियल है। अब कहां खड़े होके बात कर रहे हो इनकी, ये रिलेटिव की बात नहीं हो रही यहां पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है आप खुद वहां खड़े हो, फिर उस पार्टिकल को देख रहे हो। आप अगर यहां खड़े होकर देखोगे ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब इसको देखोगे आप, तब आप कहोगे ये अगर एक एक्सेलरेशन तो ये नॉन इनर्शियल है साहब, ये भी नॉन इनर्शियल है। एक एक की बात करोगे अलग अलग, दोनों के एक साथ नहीं बात होगी, ये कैसा है ये कैसा है। अगर कहीं और आप खड़े हो तो ये भी कैसा है, नॉन इनर्शियल। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अगर आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो और उस पार्टिकल, ये पार्टिकल है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये पार्टिकल है आपका, इस पे अगर एक्सेलरेशन क्या है, 0 नहीं है, लेकिन जो फोर्स है वो क्या है, 0 है, उस कंडीशन में कैसा है ये, नॉन इनर्शियल। ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, नॉन इनर्शियल। भाई न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है ना। न्यूटन्स लॉ क्या कहता था, देखो मैंने क्लियर किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 2 चीजें, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0 होना चाहिए, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो फोर्स भी 0 नहीं है, अगर फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। ये मतलब है F बराबर ma का। सिंपल सा, न्यूटन्स लॉ वैलिड है या नहीं हम चेक कैसे करें, तो चेक ऐसे करोगे आप कि एक्सेलरेशन 0 तो F 0, अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 तो F भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों ऐसे होने चाहिए साहब। तब आप कहोगे कि यहां पर न्यूटन्स के नियम वैलिड हैं, इसमें न्यूटन थे। लेकिन कहानी ऐसी होगी कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है, फोर्स 0 आ रहा है, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, उसका F नेट 0 है, फिर भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहां न्यूटन्स का नियम लागू नहीं हो रहा, देख लो आप, सिंपल सी बात। अगर लागू हुआ होता तो F को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ता साहब। F कैसा होना पड़ता, नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसे बोलो फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन को भी 0 होना पड़ता। ये कहानी होनी चाहिए किसके लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वैलिड होने के लिए। सिंपल सी बात है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो हम इसके बारे में बताएंगे। अच्छा एक सवाल हो रहा था यहां पे, अगर ये जिस पे आप खड़े होकर इन दोनों को देख रहे हो, इस पे खड़े होकर इन दोनों को देख रहे हो,
क्लियर है मेरी बात? अगर इस पे खड़े होकर देख रहे हो आप कि भाई अगर ये भी सर किसी एक एक्सीलरेशन से मूव, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ गया यहाँ पे, ये भी किसी एक एक्सीलरेट से होता तो क्या होता, तो इन दोनों के बारे में कहानी, तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये हो सकता है इनर्शियल हो सकता है नॉन इनर्शियल हो सकता है इनर्शियल हो सकता है नॉन इनर्शियल, वो कहानी अलग होती है, उसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते। तब हम नहीं डिसाइड कर सकते कि दोनों कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। लेकिन अगर आप इस पे खड़े होकर देख रहे हो अगर, तब आप आराम से बता सकते हो कि क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिंपल सी बात है। तो ये अच्छा, अपन स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी इनके बारे में, थोड़ी सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अलग अलग। ये जो है जड़त्व, इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इनर्शियल में, इसमें न्यूटन्स के नियम लागू होंगे, लेकिन सारे के सारे फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ भी वैलिड होते हैं, फिजिक्स के मूलभूत नियम भी लागू होते हैं साहब। इसमें मूलभूत नियम भी लागू होते हैं इसमें। मूलभूत नियम कौन से? जैसे आपके संवेग संरक्षण, मोमेंट कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, क्लियर है मेरी बात? यहां पर भौतिकी के मूलभूत नियम लागू नहीं हो सकते। फंडामेंटल्स लॉ यहां लागू नहीं होंगे साहब। यहां पर वैलिड है, मूलभूत नियम अप्लाई है, एनर्जी कंजर्वेशन आप आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एनएलएम भी लागू है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये भी वैलिड है। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी वैलिड नहीं है, इसमें नहीं है, नॉन इनर्शियल में नहीं है। अच्छा, होते कौन कौन से? अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस समान वेग से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कौन सा होगा? जड़त्वीय। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो कैसा? जड़त्वीय। लेकिन अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस त्वरित है या एक्सिलरेटेड है, या मैं बोल दूं त्वरित है, तो वो कैसा होगा? अजड़त्वीय। कैसा होगा? अजड़त्वीय। क्लियर मेरी बात? अच्छा, एक चीज इसमें और आती है कि साहब जो रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जो घूमने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, वो किस टाइप्स के होते हैं? क्लियर है? वो किस टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं? तो जितने भी घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कैसे होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्यों? देखो मेरी बात समझो। मैंने एक बात कही थी आपको स्टार्टिंग में, एक बात कही थी क्या, कि एक चीज आप क्लियर रखना कि वेग अगर समान है या मैं बोलूं कांस्टेंट है, या वेलोसिटी आपकी कैसी है? वेरिएबल। कैसी है? वेरिएबल। अगर आपका वेग समान है इस कंडीशन में, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? जड़त्वीय। और इस कंडीशन में कैसा? अजड़त्वीय। यहां लिख रहा हूं मैं, कैसा? अजड़त्वीय। कांस्टेंट का मतलब समान, ठीक है। वेरिएबल का मतलब दो टाइप से हो सकता है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो। या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड, भाई कुछ भी बदले, वेलोसिटी तो वेरिएबल हो रही है। मान लो परिमाण समान है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना, तब भी तो वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो साहब उसका एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। मेरी बात समझना चाह रहे हो आप? अगर वेलोसिटी वेरिएबल हुई ना, तो उसका एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे उसके
मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन आएगा, डायरेक्शन में चेंज हुई तो भी एक्सेलरेशन आएगा। और एक अगर एक्सेलरेशन आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस त्वरित हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया, तो हम क्या कहेंगे उसको, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो हम मानेंगे कौन सा, जड़त्वीय, और जब भी वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी हम मानेंगे कौन सा, अजड़त्वीय। भले ही उसका मैग्नीट्यूड बदले, भले ही उसकी डायरेक्शन बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इतनी सी बात है। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं शॉर्ट इन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रेस्ट में है, इनर्शियल, समान वेग से गति कर रहा है तो इनर्शियल। अगर उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित दो तरह से हो सकता है, या तो उसका परिमाण बदले या उसकी दिशा बदले। अगर परिमाण बदला तब भी उस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, त्वरित हुआ, एक्सेलरेटेड हुआ। इसका मतलब कौन सा, नॉन इनर्शियल। त्वरण जहां जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया ना साहब, वहां पे आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा। अब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। क्लियर है मेरी बात? सिंपल सा लॉजिक है। अब कभी कभी ये सवाल आता है, बहुत ही अर्थ के बारे में पूछते हैं बहुत, कि अर्थ कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है साहब। अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो नॉन इनर्शियल, वास्तव में देखें तो नॉन इनर्शियल है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। हम मानते कौन सा है, मानते हम जड़त्व निर्देश तंत्र है। अर्थ से जुड़े सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऐसा मानते हैं, सारे के सारे कैसे हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र है। मैं अपन अर्थ में खड़े हैं, अब मेरे हाथ में कोई गेंद होगी या कुछ भी चीज होगी, मैं उसको ऊपर फेंकूंगा, वापस हाथ में तो आएगी। क्या इफेक्ट पड़ा कुछ? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वास्तव में वो डिफ्लेक्ट होती है। हम आप आगे पढ़ेंगे सूडो फोर्स के नाम से, कोरोलियस फोर्स लगेगा, उसका एक अलग चैप्टर बनाएंगे, अलग टॉपिक अपने सूडो फोर्स के नाम से एक अलग टाइम निकाल के अलग से टॉपिक बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे सूडो फोर्स कैसे होता है। जब भी आपको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर न्यूटन्स के लो लगाने हैं ना, आप सूडो फोर्स लगा दो साहब, ए बराबर एम में लगेगा, हमेशा लगेगा, हमेशा। जब भी हम जिद पे बैठ गए कि हमें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने ही है, नॉन इनर्शियल में नहीं लगते फिर भी हमें लगाने हैं, आप सूडो फोर्स लगा दो उस पर, फिर लगाओ ना एफ बराबर में, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सूडो फोर्स की बात अलग से करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से उसके टाइप्स लेंगे, उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, वो अलग कहानी है। पहले अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ है कैसा, तो अर्थ है आपका साहब कैसा, नॉन इनर्शियल। कैसा है, नॉन इनर्शियल। और हम मानते कैसे हैं, इनर्शियल। पहले तो नॉन इनर्शियल है क्यों वो देखते हैं। पहली बात, अर्थ अपने अक्ष पे हो रही है रोटेट। मैंने क्या कहा था, घूर्णी निर्देश तंत्र जितने भी है ना, सारे के सारे कौन से होते हैं, अजड़त्वीय, नॉन इनर्शियल होते हैं सारे के सारे। तो पहली कंडीशन तो वही फुलफिल हो रही है कि अर्थ अपनी एक्स पे घूम रही है तो नॉन इनर्शियल है साहब। एक तरीका और है इसको समझने का, देखो आप, अर्थ जो है, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ ये जो सन है, इस सन के चक्कर काट रही है, चारों ओर चक्कर काट रही है ना, काट रही है नहीं काट रही, तो इसकी डायरेक्शन हर टाइम बदल रही है। देखो भले मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो हर टाइम बदल रही है, डायरेक्शन हर टाइम बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड, त्वरण जीरो नहीं है इसका, लेकिन हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा, अजड़त्वीय। सिंपल सी बात है। लेकिन हम अर्थ को मान के कैसा चलते हैं, जड़त्वीय। क्यों मान के चलते हैं, एक तो रीजन इसका ये है कि साहब इसका ओमेगा जो आता है ना, 7.23 × 10⁻⁻5 रेडियन के आसपास आता है, लगभग इतना आता है, रेडियन पर सेकेंड के आसपास। बहुत ही नेग्लिजिबल कोणीय वेग जो आता है उसका, तो इससे क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है बहुत नेग्लिजिबल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम जो काम करते हैं डेली लाइफ में, उससे अर्थ के रोटेशन से, और जो सन के चारों ओर चक्कर काट रही है अर्थ,
उससे हमारी चीजें इफेक्ट होती नहीं है। क्लियर है मेरी बात? मैंने गेंद को ऊपर फेंका है ना, तो ऐसा नहीं कि अर्थ घूम रही है तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, डिफ्लेक्ट करती है, रियल में डिफ्लेक्ट करती है, लेकिन वो इतना माइनर होता है ना कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे अपन कोरिलेशन बस, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से फेंकते हैं नीचे आती है ना तो डिफ्लेक्ट होती है हमेशा, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, उसके अलग अलग केस है, उसकी अलग अलग स्टडी, पूरी कहानी अलग है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन इतना रेयर है, इतना मिनिमम है कि हम उस डिफ्लेक्शन को नेग्लेक्ट मान सकते हैं साहब, कि अर्थ की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से वो जो डिफ्लेक्शन आया है, वो जो ऑब्जेक्ट जहां गिरनी चाहिए थी वहां नहीं गिर के कहीं दूसरी जगह गिरती है, तो वो डिफ्लेक्शन इतना माइनर होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। इसलिए हम अर्थ को नॉन इनर्शियल नहीं मान के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो, हम आराम से न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन लगा सकें, F बराबर है हमें हर जगह लगा सकें, हमें कोई दिक्कत नहीं हो उसमें, बार बार हमें सूडो फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े साहब। हम मान के चलते हैं कि अर्थ की वजह से जो भी आता है डिफ्लेक्शन, जो भी, वो सारी की सारी जीरो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है एक तो, और जो डिफ्लेक्शन होगा कोरिलेशन फोर्स की वजह से वो बहुत ही नेग्लिजिबल, इतना नेग्लिजिबल कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका काम इफेक्ट नहीं डालेगा उस पर। इसलिए अर्थ कैसी अजड़त्वीय, लेकिन हम मानते कैसी है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर है मेरी बात? तो अपन ने डिफरेंसेस पढ़े थे, वो एक बार वापस में फटाफट कर देते हैं। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए, उसकी वेलोसिटी बताने के लिए, उसका एक्सेलरेशन बताने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। आपसे पूछे निर्देश तंत्र के बारे में बताओ तो आपको क्या ये चीज़ लिखनी है, और अगर उसकी जो स्थिति है समय का फंक्शन है तो हम उसे वेग निकाल सकते हैं, और उस वेग का उकलन करके क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उस पार्टिकल की स्थिति, वेग और त्वरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। डेली लाइफ में क्या यूज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? तो हम जो पूरा हमारा जीपीएस सिस्टम है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है। जो ट्रैफिक पुलिस का जो होती है उसमें हम जो चलती गाड़ी का जो स्पीड मेजरमेंट करते हैं, वो जो ट्रैफिक हाइट्स होती हैं, वो सब किस पे बेस्ड है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है। और एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको डेली लाइफ का, कि जो मौसम विभाग वाले हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिसाइड करते हैं। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर वो बताते हैं कि इतनी स्पीड से तूफान आएगा, यहाँ पर आएगा, वो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा था जब भी कैलकुलेट करोगे आप स्पीड को और किसको, पोजीशन को, आपको एक चीज चाहिए कि साहब क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब मौसम विभाग वाले जो होते हैं अपने, वो भी किसका यूज करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर है मेरी बात? आगे देखते हैं, फटाफट देख लें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक नॉन इनर्शियल, एक इनर्शियल। इनर्शियल कौन से? जिनमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो, जिनमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं, वो कौन से? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और इसमें कौन कौन से होते हैं? जितने भी रेस्ट में हैं, रुके हुए फ्रेम है, सारे के सारे कैसे? जड़त्वीय, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो समान वेग से गतिशील है तो कैसे? तो भी ये। लेकिन अगर किसी के पास एक्सेलरेटेड है, त्वरित है, तो वो कैसा होगा? अजड़त्वीय साहब। और जितने भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं उन सब में फिजिक्स के जो फंडामेंटल्स रूल है वो फॉलो होते हैं, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन हो चाहे मोमेंटम कंजर्वेशन हो, वो हमेशा फॉलो होंगे साहब। क्लियर है मेरी बात? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनमें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ है वो काम नहीं करते, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी काम नहीं करता। जो एक्सेलरेटेड होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनको हम क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय। सिंपल सी बात। एक मैंने कहा था कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? लिख देता हूं मैं यहाँ, घूर्णी निर्देश तंत्र। घूमने वाले जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे होंगे? अजड़त्वीय। ठीक है। फिर हमने बात करी थी, ये समझा था कि भाई रेस्ट में है या समान वेग से गतिशील है, तो कैसे ये न्यूटन्स के लॉ वैलिड है इनमें और इनमें क्यों वैलिड नहीं है, वो अपन ने कहानी सीख ली थी। जिनमें वैलिड नहीं है, F बराबर m है, उनको हमने क्या नाम दे दिया? अजड़त्वीय। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो तो फोर्स भी जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो F को भी नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तभी F बराबर m होगा ना। सिंपल सी बात है। F नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन कहानी अगर कुछ ऐसी होगी कि एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का नॉट इक्वल टू जीरो जबकि नेट फोर्स जीरो है, जबकि ये जीरो नहीं है, तो वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, वहां पर हम उसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप क्लियर है मेरी बात? आगे हमने पढ़ा था
कि ये मैंने कोई एक एग्जाम्पल बताया था, किसी बच्चे ने पूछी थी ये वाली बात कि हम कैसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रिलेटिव नहीं होता, रिलेटिव कुछ नहीं है उसका कि इसके रिस्पेक्ट में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके रिस्पेक्ट में, नहीं। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ऑब्जर्वर को खड़ा करो, जिसमें खड़ा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो क्या देख रहा है उस पार्टिकल के बारे में। रिलेटिवली बात नहीं करोगे कि इस फ्रेम ऑफ एक्सेलरेटेड है, ये भी एक्सेलरेटेड है, अब बताओ क्या हुआ साहब, अब तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, अब कैसे डिसाइड करेंगे हम। अरे ऐसे बात नहीं चलती फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। आप ऑब्जर्वर को पकड़ो, पहले उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े करो, अब उसको बोलो कि तू ऑब्जेक्ट को देख, तेरे को कैसा दिख रहा है, एक्सेलरेटेड दिख रहा है, एक्सेलरेटेड दिख रहा है, दिख रहा है, क्या उस पर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा, नॉन इनर्शियल है आपका नॉन इनर्शियल है। जिस पर ऑब्जर्वर खड़ा है वो नॉन इनर्शियल है, जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है वो नॉन इनर्शियल है। पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाया है, फोर्स जीरो है, फिर भी एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है उसका, नॉन इनर्शियल है साहब। उस ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है और नेट फोर्स भी जीरो है, इनर्शियल। आप इसको बोलोगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा है। तो ये रिलेटिव वाली बातें नहीं चलती कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। आप ऑब्जर्वर डिसाइड करो पहले, उसको कहां खड़ा करके, फिर उसको देखो, इसको देख, तो ये देखेगा कि ये एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, नॉन इनर्शियल, ये इसका भी एक्सेलरेशन ए है, नॉन इनर्शियल। है ना, एक्सेलरेशन ए का मतलब ये एक्सेलरेशन ए है, फोर्स जीरो नहीं लग रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी इसका एक्सेलरेशन दिख रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका नेट फोर्स जीरो है, फिर भी इसका एक्सेलरेशन ए आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तब हम कह सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो बातें होती है वो रिलेटिव में नहीं होती है। आप ऑब्जर्वर को पकड़ो, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा करो, अब बोलो तू ऑब्जेक्ट को देख, तेरे को ऑब्जेक्ट कैसे दिख रही है, ए बराबर जीरो, तो एफ जीरो है तो बिल्कुल इनर्शियल है, नहीं तो नॉन इनर्शियल है, सिंपल सी बात है। अब मैंने अर्थ ये दो बातें करी थी कि वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट होगी तो कौन सा होगा, जड़त्वीय, और जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो कौन सा होगा, अजड़त्वीय। वेरिएबल दो प्रकार से हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले या उसकी डायरेक्शन बदले। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है इसका मतलब v वेरिएबल, अगर v वेरिएबल है ना साहब, भाई कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, क्यों ये हो गया भाई, आप सोचना आराम से। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, समान है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना इसका ऑटोमेटिकली, समझ रहे मेरी बात, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना इसका। क्लियर है, तो ये वाली कहानी है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जड़त्वीय। अगर v वेरिएबल है या तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा या उसकी डायरेक्शन बदलेगी, दोनों कंडीशन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल दिया, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अर्थ वास्तव में नॉन इनर्शियल है, जबकि अर्थ को हम मानते कैसी हैं, जड़त्वीय, क्योंकि इसका जो कोणीय वेग होता है वो इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं, आराम से हम उसको क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, बस ये बातें करिए, बाकी कल पढ़ेंगे सूडो फोर्स के बारे में आराम से डिटेल से।